नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, इससे पूर्व मैंने भरण पोषण से संबंधित नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी और इससे संबंधित वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल में डाला था और उसमें मैंने आपको नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 की जानकारी दी थी। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 145 जो कि भरण पोषणवाद की प्रक्रिया, भरण पोषणवाद किस स्थान पर दाखिल करना चाहिए यानी जुडिक्शन, क्षेत्राधिकार और उसके साक्ष्य इत्यादि के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। दोस्तों, भरण पोषणवाद किस स्थान पर दाखिल करना चाहिए, किस स्थान के न्यायालय में दाखिल करना चाहिए, इसके बारे में तमाम लोगों को जानकारी नहीं होती है और वे गलत स्थान के न्यायालय में भरण पोषणवाद दाखिल कर देते हैं, जबकि उस स्थान के न्यायालय को उस भरण पोषणवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है और जब उस भरण पोषणवाद में विपक्षी न्यायालय में हाजिर होता है तब वह इस गलती का फायदा उठाता है और न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देता है कि माननीय न्यायालय को भरण पोषणवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय भरण पोषणवाद में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होने के कारण उस भरण पोषणवाद को खारिज कर देते हैं, जिससे पीड़ित महिला को काफ़ी नुकसान होता है और उसे भरण पोषण भत्ता भी प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत भरण पोषणवाद किस स्थान के न्यायालय के अंतर्गत दाखिल करना चाहिए, इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है और इसकी जानकारी होने पर आप सही स्थान के न्यायालय में भरण पोषणवाद दाखिल कर सकते हैं और आप भरण पोषण भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 145 के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। धारा 145 प्रक्रिया यानी प्रोसीजर से संबंधित है। धारा 145 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 144 के अधीन कार्रवाई किसी ऐसे जिले में की जा सकेगी का जहां वह है, वेयर ही इज, यानी जहां वह व्यक्ति यानी पति रहता है, या खा जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड्स, यानी जहाँ वह या उसकी पत्नी निवास करती हैं उस जिले के पारिवारिक न्यायालय में भरण पोषणवाद दाखिल कर सकते हैं, या गा जहाँ उसने अंतिम बार यथास्थिति अपनी पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है, यानी जहाँ पर पति पत्नी ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था उस जिले के न्यायालय में भरण पोषणवाद प्रस्तुत कर सकते हैं, या घा जहाँ उसके पिता निवास करते हैं या उसकी माता निवास करती हैं, वेयर हिज फादर और मदर रिजाइड्स, यानी
जहां उसके माता पिता निवास करते हैं उस स्थान या जिले के पारिवारिक न्यायालय में धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत भरण पोषण वाद दाखिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि धारा 145 की उपधारा 1 के तहत किन किन स्थान में भरण पोषण वाद दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको धारा 145 की उपधारा 2 के बारे में जानकारी दूंगा। धारा 145 की उपधारा 2 के तहत ऐसी कार्रवाई में सब साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है या जब उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई है तब उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा और उस रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो समन मामलों के लिए विहित है। दोस्तों, धारा 144 के तहत भरण पोषण वाद की कार्रवाई संक्षिप्त प्रकृति की है, यानी समरी ट्रायल है। भरण पोषण वाद में सारे साक्ष्य विपक्षी की उपस्थिति में लिया जाएगा। यदि विपक्षी को हाजिरी से छूट दी गई है तब उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में साक्ष्य लिए जाएंगे। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है तामील से जानबूझकर बच रहा है या न्यायालय में हाजिर होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट मामले को एकपक्षीय रूप से सुनने व अवधारण करने के लिए अक्सर हो सकता है। यानी यदि विपक्षी भरण पोषण वाद में समन या नोटिस की तामीली से जानबूझकर बच रहा है और वह जानकारी होने के बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई चलाए जाने का आदेश पारित कर सकते हैं, यानी एक्स पार्टी ऑर्डर प्रोसीड कर सकते हैं। और ऐसा दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से 3 मास के अंदर दिए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारणों से ऐसे निबंधनों के अधीन जिसके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के लिए संदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी हैं जो मजिस्ट्रेट उचित समझे आपास किया जा सकता है। दोस्तों, यदि भरण पोषण की कार्रवाई में विपक्षी समन नोटिस की जानकारी होने के बावजूद भी माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई चलाए जाने का आदेश पारित कर सकते हैं, यानी एक्स पार्टी ऑर्डर प्रोसीड कर सकते हैं। और जब विपक्षी के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया गया है तब विपक्षी एक्स पार्टी ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए, यानी एकपक्षीय आदेश को निरस्त किए जाने हेतु माननीय न्यायालय में एक्स पार्टी ऑर्डर यानी एकपक्षीय आदेश पारित किए जाने के आदेश के 3 मास के अंदर माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है और उस प्रार्थना पत्र में वह उन आधारों को लिखेगा कि जिन आधारों के कारण वह माननीय न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका था, और माननीय न्यायालय यदि उसके ग्राउंड से संतुष्ट होते हैं और ये पाते हैं कि वह पर्याप्त कारण के माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था, तब माननीय न्यायालय उसके प्रार्थना पत्र को हाजिरा लगाकर उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सकते हैं या उसके प्रार्थना पत्र को खारिज कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको धारा 145 की उपधारा 3 के बारे में जानकारी दूंगा। धारा 145 की उपधारा 3 के तहत धारा 144 के अधीन आवेदनों पर कार्रवाई करने में न्यायालय को शक्ति होगी कि वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दें जो न्याय संगत हो, यानी इस धारा के तहत न्यायालय को न्याय संगत आधारों पर कॉस्ट लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। माननीय न्यायालय जो कॉस्ट लगाएगी वह न्याय संगत होनी चाहिए। दोस्तों, आज मैंने आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा
145 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें, ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।